मैं माँ कामाख्या देवी की टेम्पल पे गया तो ना अंदर से मेरी एक आवाज़ आई कि बेटा जा तू तैयार है करके। टैरो एक ऐसा मॉडलिटी है ना जिसमें किसी का हमें नाम की भी नीड नहीं होती है। बिना किसी के नाम जाने हम इस मॉडलिटी से उनकी रीडिंग कर सकते हैं कि लाइक मेरा बंदा मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, अपना टाइम कहाँ दे रहा है। इन सारी चीज़ों में आपको टैरो हेल्प कर देता है। आपने देखा होगा तोते से कार्ड्स निकलवाते हैं ना। जी जी बिल्कुल। सेम विद्या होती है। आपकी रीडिंग का सक्सेस रेट अभी तक कितना है? टैरो ना एक गाइडेंस टूल है, आपको एक रास्ता दिखा रहा है, चलना आपको उसमें खुद है। क्या आपने अभी तक किसी का गलत प्रेडिक्शन किया है? 4 घंटे में आपके प्यार आपके कदमों में होगी। जी जी। जैसे होते हैं ना मछली को अगर जल से आप निकाल दो तो वो तड़पने लग जाती है, तो हम कैंडल्स वगैरह जला के कैंडल मैजिक हम करते हैं। जिस पर्सन को लेकर वो स्पेल करा रही थी उसके ऊपर उनका ना एक्स पार्टनर था, किसी कारण से उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट वगैरह में। जो हमारी टैरो कार्ड होती है इसके प्रेडिक्शंस की कुछ लिमिट्स भी होती है। तो नंबर 3 वाले बहुत ज्ञानी होते हैं और इनका रहता है कि हमेशा अपने ज्ञान को बांटता है, और ये लोग ना हमेशा फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है मैंने अपनी लाइफ में करी है। अगर जिस पर्सन को इन्होंने एक बार ठुकरा दिया उसको फिर से ये नहीं अपनाएंगे। दिल में फीलिंग्स है बट अपनाएंगे नहीं है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपने एक नए पॉडकास्ट में। मैं ज्योति गहलोत आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो पॉडकास्ट है हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। उसका एक बेहतरीन रीज़न ये है कि अभी तक जो हमने पॉडकास्ट कवर करे हमने उनमें अपने जो डेली लाइफ की, जो रिश्तों की जो उलझने हैं उनके बारे में, उन रिश्तों के बारे में ज़्यादातर हमने दिखाया, बट आज हम उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके पास। तो जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे अच्छी खासियत उनकी ये है कि वो इंडियाज़ यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर में से एक हैं। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ राहुल मंडल जी से, जो कि असम गुवाहाटी से आए हैं। नमस्कार राहुल जी। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके अपनी जो एनर्जी और टैलेंट है मैं लोगों के पास वो शेयर कर सकूँ। इससे मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका दिया गया। ठीक है राहुल जी। तो राहुल जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में जनता को बताएँ कि जी। आप किस तरीके से सर्टिफ़ाइड हैं, क्या-क्या चीज़ें आपने सीखी हुई हैं और कितने टाइम से आप इन चीज़ों में आए हुए हो? जी, तो मेरा नाम राहुल मंडल है, मैं गुवाहाटी असम से आता हूँ। माँ कामाख्या देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी। उनकी ब्लेसिंग से मुझे जर्नी मिला है। और एक टाइम पे ऐसा था ना कि मैं बहुत लोगों के पास जाता था कि मुझे आप सिखा दो करके, बट सबका था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने चार्ज करा और मैं एज़ अ स्टूडेंट उतना मैं पे नहीं कर सकता था। तो ऐसे मैंने बहुत ट्रेनर को कॉन्टैक्ट करा बट किसी ने भी जो है मुझे सिखाया नहीं। तो मैं थक हार कर डिवाइन को जाके ब्लेम करना कि लाइक अगर आपने जर्नी दिया है तो आगे भी मुझे कुछ दो ताकि मैं इस जर्नी पे आगे बढ़ूँ। मेरे पास उस टाइम पे टैरो कार्ड्स भी थे बट उनका यूज़ करना मुझे समझ में नहीं आता था। तो एक दिन हुआ ये कि मैं माँ कामाख्या देवी की टेम्पल पे गया और मैंने उनको ना वहाँ पे प्रे करा कि लाइक आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ कि मुझे आपने टैरो कार्ड्स परचेस तो करवा दिया बट उसको कैसे यूज़ करूँ आपने मुझे वो नहीं बताया। तो ना अंदर से मेरी एक आवाज़ आई कि बेटा जा तू तैयार है करके। उस दिन मैं घर पे आया और मैंने ना एक क्लाइंट से डील करी फ्री में। मैंने उनको रीडिंग दिया और मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे थे उस टाइम पे कि लाइक मैं क्या बोलूँ, क्लाइंट का रिएक्शन क्या होगा, रीडिंग जो है वो सही जाएगी या नहीं जाएगी। और जब फाइनली मैंने उनको जब आंसर दिया ना, वो बोल रहे भाई पूरा सही है। मेरे अंदर से वो आवाज़ आई कि शायद तुम रेडी हो चुके हो, डिवाइन ने तुम्हें साइन दे दिया करके। तो मैंने स्टार्टिंग पे बहुत सारी रीडिंग्स ना फ्री में करी। जी। और अगर मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना तो मैं टैरो को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मुझे एक भैया ने बताया कि टैरो का रीडिंग ऐसा कुछ होता है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ भैया आप भी इन सब में पढ़ गए कि कोई कार्ड्स देख कर बता देगा, जी, आप तो जी, इतने बिल्कुल। पढ़े लिखे हो करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा होता है करके। तो उस टाइम पे मैंने यकीन नहीं करा। मैंने एस्ट्रोटॉक इन सारे ऐप्स में बहुत ज़्यादा फ्री चैट लिया, मैंने ट्राई करा। कम से कम 3-4 महीने तक मैंने इन चीज़ को ट्राई किया था। तो मुझे दिखा कि हाँ वर्क करता है ये। तो मेरा था कि अब मैं खुद भी सीखूं, बट सिखाने से मना कर दिया गया। तो डिवाइन ने मुझे रास्ता दिया, बोला कि जाओ। और मैंने उस दिन से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करी। अभी के डेट पे अगर मैं बात करूं, मुझे टैरो आता है, न्यूमरोलॉजी आता है, आकाशिक में भी मैंने मास्टरी कर रखा है, हीलिंग मोडालिटीज़ भी मैंने कर रखी है। और ऐसे मुझे डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटीज़ आती है जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन वो डिवाइन ने मुझे खुद से दिया है। जी जी। जैसे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसने आज दिन भर में क्या किया या उसका आगे क्या होने वाला है,
सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे दिख जाती है, वो गॉड की ब्लेसिंग से है। जी। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आज मैं मतलब इस चीज़ के लिए बड़ी एक्साइटेड भी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज हम कुछ लाइव भी करें इस चीज़ जी, को जी, लेकर के, वो हम बाद में करेंगे खैर, हुँ, पहले तो हम अपने क्वेश्चंस पे ही आते हैं। हुँ। तो राहुल जी, मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि एस्ट्रो और जो हमारी टैरो है, हुँ। क्या वो सेम हैं या इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं? देखिए, जो आपका एस्ट्रो, जो आपका टैरो है, दोनों अलग है। लेकिन बोलते हैं ना, एक माँ के जैसे 2 बच्चे होते हैं, है तो वो एक ही माँ के लिए। वैसे आपका एस्ट्रो और टैरो दोनों सेम नहीं है, लेकिन काम दोनों का सेम है, क्योंकि ये जुड़ते हैं हमारे गॉड से, हमारे डिवाइन से। दोनों का प्राइमरी पर्पस होता है गाइडेंस देना। जहाँ पर आप उलझे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रही है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है या उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो दोनों मॉडलिटीज़ आपको हेल्प करती है। टैरो जो होता है वो आपके एनर्जी के हिसाब से आपको गाइड करती है कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे ये है, तो आपको इस टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जो आपका ये कुंडली वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से प्रिडिक्शन फिक्स्ड होती है। ओके। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लगता है, आपका बर्थ प्लेस लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती है। लेकिन टैरो एक ऐसा मॉडलिटी है ना, जिसमें किसी का हमें नाम की भी नीड नहीं होती है। बिना किसी के नाम जाने हम इस मॉडलिटी से उनकी रीडिंग कर सकते हैं। ओके, तो मतलब हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादातर डिमांड होती है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपना नाम बताएं, जी। तभी हम वो प्रिडिक्शन कर हाँ जी, सकते हाँ हैं। जी। और टैरो कार्ड का डिफरेंस यही है कि हमें इन चीज़ों की नीड नहीं होती, तो भी हम लोगों को सही और गलत की परख बिल्कुल। बता सकते जी। हैं। तो बेसिकली अब मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा टैरो कार्ड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन जी। करें। टैरो कार्ड ना, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बाद का जो टाइम था, उसके बाद टैरो कार्ड सबको दिख रहे हैं। बट एक्चुअल में जो टैरो का हिस्ट्री है ना, काफ़ी पुराना है ये। 15th सेंचुरी में ऐसे बोलते हैं कि इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, बट ओके। एक्चुअल में इटली से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो हम इसको इजिप्ट ही लेकर चलते हैं। 15th सेंचुरी में इजिप्ट में स्टार्ट हो चुका था और उस टाइम पे ना एज अ प्लेइंग कार्ड के तौर पे यूज़ करते थे वहाँ पे। और मैंने ना काफ़ी रिसर्च करी कि इस डेक में 78 कार्ड्स ही क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं होता या फिर कम क्यों नहीं होता। तो मुझे मिला ये ना एक गेम था, जैसे आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, उसमें अलग अलग कार्ड्स होते हैं, स्प्रेड वगैरह और भी अलग अलग चीज़ें होती है। वैसे हमारे टैरो डेक में ना अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट होते हैं। ये भी पहले एज अ गेमिंग कार्ड्स के तौर पे था। तो उन्होंने ना यहाँ पर 22 मेजर कार्ड्स ऐड किया था और उस टाइम पे इसका नाम मेजर नहीं था, उस टाइम पे इसका नाम था ट्रम्प। ओके। ट्रम्प यानी कि विक्ट्री, जैसे कि हम अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर विक्ट्री पा सके, इसीलिए इस डेक को भी उस टाइम पे ट्रम्प या फिर तारुची करके बोला जाता था। तारुची। यस। तो टैरो का जो प्राइमरी पर्पस होता है ना, वो एक गाइडेंस के लिए हो जाता है। जहाँ पे आप उलझे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रही है कि लाइक मेरा बंदा मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, अपना टाइम कहाँ दे रहा है, इन सारी चीज़ों में आपको टैरो हेल्प कर देता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ ना टैरो के बारे में, टैरो का हिस्ट्री बहुत पुराना है और इसका उल्लेख हमारे हिंदू धर्म में भी आपको मिल जाएगा। आपने देखा होगा तोते से कार्ड्स निकलवाते हैं ना। जी जी बिल्कुल। जी, सेम विद्या होती है, बस थोड़ा ये अलग है तो हमारे इंडिया का ही अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन इंडिया वाले का वही है कि हम वेस्टर्न कंट्री का चीज़ों को अपनाएंगे। हाँ वही है, ज़्यादातर हमारे टैरो कार्ड में मिथ है कि मतलब कोई क्लियरली भी ये बोलता है कि अपने इंडियन कल्चर से नहीं है, Yes. ये वेस्टर्न कल्चर से हैं। अपने इंडियन कल्चर से ज़्यादातर ज्योतिष शास्त्र से ही हम जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा मतलब कि कंट्रोवर्सी ही रही है इस चीज़ को लेकर के, और आज भी बनी हुई है कि टैरोज जो हैं अपने भारतीय संस्कृति से नहीं है इनका जुड़ाव। तो इसके बारे में आप क्या फैक्ट देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ ना, टैरो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बोला कि इटली से स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल में अगर हम देखेंगे ना तो ये हमारे इंडिया का ही कहीं ना कहीं से है। अब जैसे होता है ना, किसी के पास कुछ स्टार्ट करने के लिए आइडिया हो बट उसको प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले पाता वो, वैसे आप समझो टैरो हमारे इंडिया का ही है, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसे अगर देखा जाए तो इंडियन कार्ड्स भी होते हैं, आप जानते होंगे। आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, जैसे रामायण के आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, महाभारत के मिल जाएंगे, माँ काली का मैसेज क्या है, महादेव का मैसेज क्या, ऐसे बहुत सारे आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि टैरो ना स्टार्ट भले वहीं से हुआ था, लेकिन ये हमारे इंडिया का ही है। जैसे कि अपने यहाँ पे बोलते हैं ना शतरंज खेलना। जी। शतरंज में
पासे फेंकते थे वो भी प्रिडिक्शंस के हिसाब से ही, कई बार बोलता था ना कि उन पे भी लगाया जाता था कि ये 6 नंबर आएगा तो ये मतलब जायजली वो बिल्कुल करेक्टली 6 ही आता था। तो ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं उनसे जोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो राहुल जी अब मैं जानना चाहूँगी कि आप एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपको स्पेल रीडिंग भी आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक आपने कितने लोगों को ट्रेनिंग इन चीज़ों की दे चुके हो? मैंने लगभग 200 प्लस लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे दिया है और कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, वो जिनको भी प्रेडिक्शन देते हैं, जो भी उनका काम रहता है वो फुल्ली मनी बैक गारंटी के साथ में रहता है। ओके, तो मैं अभी पहले ये पूछना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग के लिए किन लोगों को ये टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी चाहिए? क्या एक आम इंसान टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है या इसके लिए साइकिक होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, इसको कोई आम इंसान भी सीख सकता है। जो ये साइकिक वाली बात आई ना, लोग बोलते हैं टैरो इंट्यूशन का खेल है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। पहले तो मैं अभी एक बार थोड़ा आपको रुकना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जनता को ये भी बताएं कि साइकिक मीन्स क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या होना ज़रूरी है। देखिए, टैरो सीखने के लिए आपको किसी भी साइकिक एबिलिटी की नीड नहीं होती है। अगर आपने कार्ड्स देखे हो, कार्ड्स में आपको कलर मिल जाएंगे, पिक्चर मिल जाएंगे, सिंबल मिल जाएंगे, ऊपर आपको नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, जिनको हम प्लैनेट बोलते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों की स्टडी कर लोगे ना, आप कार्ड्स को प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओगे। ओके। और जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी आप फंस गए हो कि मुझे सामने वाले को बोलना क्या है, उस टाइम पे हम इंट्यूशन का यूज़ करते हैं। इंट्यूशन यानी कि जो हमारी अंदर से आवाज़ आती है, इनर कॉलिंग, वो हमारा इंट्यूशन हो गया। और जो साइकिक एबिलिटी होती है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। साइकिक एबिलिटी में जैसे कि होता है कुछ आपको दिखाई दे रहा हो, आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं मुझे ड्रीम में कुछ दिखाई दिया। ये सारे हमारे साइकिक एबिलिटी के पार्ट होते हैं। ठीक है, जो मानसिक स्तर हमारा विकास होता है उसमें। ठीक है, तो मैंने जैसे आपने बताया कि आपने 200 अबव क्लाइंट को सिखा दिया है, स्टूडेंट को सिखा दिया है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या आपको अपना पहला स्टूडेंट याद है? वो कौन था, कहाँ से था? यस, मुझे मेरा पहला स्टूडेंट याद है, वो मुंबई से थी। अच्छा। और जब मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी ना, मुझे अभी तक याद है, उस बैच में मुझे सिर्फ 2 ही स्टूडेंट मिले थे। एक मुझे बहुत टाइम से बोलते आ रही थी कि सर आप जो रीडिंग करते हो ना, बहुत परफेक्ट जाती है, तो आप प्लीज़ हमें सिखाओ करके। जी। तो मैंने उनकी डिमांड सुनी, अब मुझे भी लगा कि ठीक है, सिखाना चाहिए। क्योंकि आज के डेट पे क्या है ना, हर ट्रेनर सिखा तो देता है, बट उनको वो एक्चुअल ज्ञान नहीं देता है। अब ज्ञान की बात अगर आ गई ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना चाहूँगा। कोई बात नहीं। ज्ञान ना 2 टाइप से चीज़ों से आती है। एक होता है किताबी ज्ञान, हम कहीं पे पढ़ लिए, और दूसरा होता है एक्सपीरियंस वाला ज्ञान। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस वाला ज्ञान है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ था कि अगर आप आग से खेलोगे ना, हाथ जल जाएगी। जी। अब कितनी जलेगी वो तो नहीं लिखा था। अब जब आपने उसको एक्चुअल में टच कर लिया, जलते हुए आग को, तब पता चलेगा कितना जला। जी। तो मेरे पास ना वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने टैरो डिवाइन की ब्लेसिंग से सीखी है। जी। तो मैं जिनको भी टीच करता हूँ, वो एक्सपीरियंस के साथ में करता हूँ। और ये सबसे बड़ा मेरा रीज़न होता है कि मैं अपने सारे कोर्स में मनी बैक गारंटी देता हूँ। ये मनी बैक गारंटी देने का आइडिया क्यों और कैसे आया? मतलब बोलते हुए भी हमने, जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल भी चेक की है और आपके रिव्यूज़ भी देखे, स्टूडेंट रिव्यूज़ भी देखे, उन्होंने भी बोला है कि वैसे तो हमारे प्रिडिक्शन और हमने सीखा अच्छे से ही है, ऐसा कोई क्लाइंट आपका ऐसा नहीं गया अभी तक जिसको मनी बैक देने की नौबत आई हो। तो ये मनी बैक गारंटी का क्यों फोकस डाला? देखिए, मनी बैक गारंटी क्योंकि मुझे अपनी विद्या पे पूरा यकीन है, और क्योंकि मुझे डिवाइन से मिला है, कहीं पे मैंने पढ़ के इसको नहीं सीखा है। तो मेरा ये मानना है ना कि जब तक मैं किसी को सिखा ना पाऊं, तब तक मैं सामने वाले का 1 रुपया भी ना लूं। जी। क्योंकि मेरे लिए हो सकता है वो छोटा सा अमाउंट है, 2000, 3000, 4000 जो भी है, मेरे लिए छोटा अमाउंट है आज के डेट पे। बट जो बंदा उसको दे रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी छोटा सा अमाउंट हो। बिल्कुल। बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहीं से उधार लेकर करते हैं, किसी से पैसे ले लिया, इकट्ठा करके रखा, तब जाकर वो सीखते हैं। और मेरा है कि ईमानदारी का मैं सारा पैसा कमाऊं, बेईमानी का 1 रुपया ना कमाऊं। जो भी मेरे पास आ रहे उम्मीद के साथ में कि सीखना है, मैं उनको परफेक्ट बनाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी रहती है। बिल्कुल। तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी रीडिंग का सक्सेस रेट अभी तक कितना है? मेरा 99% बोल सकता हूँ मैं। ओके जी। तो अभी जो रिव्यूज आए हैं उसके बिहाफ पे 99% आपका सक्सेस रेट देखने को मिलता है। तो
क्या आपने अभी तक के रिकॉर्ड में जितने भी आपने क्लाइंट हैंडल किए हैं किसी का गलत प्रेडिक्शन किया है? यस, मुझे स्टार्ट और उसका मतलब क्या रिव्यू आया, फिर उस दिन क्या फील हुआ आपको? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, उसके बाद जब मैं फ्री रीडिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो एक बंदा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो जब मैंने उनकी रीडिंग करी रिलेशनशिप को लेकर, मैंने सब कुछ तो सही बताया, मेरे कार्ड्स मुझे दिखा रहे थे कि भाई यहाँ पे ना थर्ड पर्सन है, बोल दो करके। और मेरा था कि यार सारी चीज़ें यहाँ पर सही है, रेगुलर इनकी बातचीत हो रही, थर्ड पार्टी कैसे बोल दो। और मेरा वो स्टार्टिंग का टाइम था, तो मैंने ना उनको वो बात नहीं बोली। तो उन्होंने एंड में मुझे बोला कि राहुल भाई आपने जो बोला ना सब सही था, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन भी है। तो मुझे ना अंदर से फील हुआ कि जब जो आए आंसर डायरेक्ट बोल दो, कभी भी हिचकिचाओ मत कि क्या आंसर आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई टैरो का रीडिंग कर रहा है एज अ रीडर, तो जो कुछ भी उसको दिखाई देता है, जो कुछ भी उसको फील होता है, आप सामने वाले को बोलो, आप डरो मत, वो गलत नहीं जाएगा, क्योंकि आपके मन में जो चीज़ें आ रही है वो डिवाइन आपको खुद दे रहे हैं। तो फिर उनका क्या रिस्पॉन्स था? उनका रिस्पॉन्स वैसे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने उनको फ्री में रीडिंग दी थी और ऑलमोस्ट वो सही थी। बस एक पार्ट को लेकर थोड़ा उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे यहाँ पे थर्ड पार्टी है करके, तो मेरे मन से आया कि हाँ यार बोल देना चाहिए था। तो राहुल जी, अक्सर मैंने कई बार देखा है कि जो टैरो कार्ड रीडिंग जो टाइम प्रिडिक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने आपसे पूछा कि मेरी शादी कब होगी, आप टैरो कार्ड रीडिंग से उनको बताते हैं, तो आप टाइम बताएंगे कि आप इस एज से या इस एज में होंगी, तो वो टाइम प्रिडिक्शन अक्सर गलत देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो टाइम प्रिडिक्शन होती है ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे बोला कि टैरो आपके एनर्जी के बेस पे वर्क करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप ना 4 रोटी खा रहे हो और मैंने देखा कि एक रोटी खाते वक्त आपने ना 5 मिनट लगाई, तो आपने 4 रोटी खाई, कितने मिनट्स हो गए? 20 मिनट हो गया। तो जो टैरो है ना, वो बेसिकली बात करता है कि आप प्रेजेंट में एक्शन किस तरीके से ले रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक रोटी खाने में 5 मिनट लगाई थी, तो हमने यहाँ पे बताया आपकी उस रफ्तार को देखते हुए कि आपका जो 4 रोटी है 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या होगा अगर आप बीच में इंस्टा स्क्रॉल कर दो, या आपकी कहीं से कॉल आ जाए, या आप खाना बंद कर दो, एक्सटेंड हो जाएगा टाइम। सेम वैसे टैरो भी होता है। टैरो की जो टाइम प्रिडिक्शन होती है ना, वो करंट एनर्जी के ऊपर आती है, क्या फिलहाल कर क्या रहे हो, आपकी रफ्तार क्या उस चीज को करने के लिए, तो उसको देखते हुए हम टाइम प्रिडिक्शन देते हैं। इसके कारण ऑलमोस्ट जो टाइम प्रिडिक्शन है वो कभी कभी गलत हो जाती है। तो इसलिए हम अक्सर क्लाइंट को बोलते भी है कि जिस रिगार्डिंग आपने टाइम प्रिडिक्शन लिया है वो चीज आप करो भी, आप उसमें एक्शन भी लो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी जॉब कब लग जाएगी, मैं उनको बोल रहा हूँ कि 1 महीने अंदर आपकी जॉब लग सकती है। अब पता चला कि बंदा दिन भर बैठा हुआ है घर पे, बाहर जा ही नहीं रहा, जॉब फाइंड ही नहीं कर रहा, तब उसका जो टाइम है वो डिले हो जाएगा। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ना जॉब को फाइंड भी कीजिएगा। टैरो ना एक गाइडेंस टूल है, आपको एक रास्ता दिखा रहा है, चलना आपको उसमें खुद है। जी जी जी। तो अब जैसे कि अभी आपने बताया कि एनर्जी बेसिस पे होती है, आपने 2-3 आंसर्स हमें एनर्जी बेसिस पे दिए, तो मैं अभी जानना चाहूंगी कि टैरोज में ये एनर्जी बेस क्या होता है, क्या होता है एनर्जी? जी, अगर मैं आपको बताऊं ना टैरो का एनर्जी बेस, तो जो टैरो होती है ना वो एनर्जी के ऊपर काम करती है, हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर लिया है। अब जब भी मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, तो मैं ना डिवाइन से प्रे करूंगा कि डिवाइन आप मेरी हेल्प करो, मैं इस पर्सन से कनेक्ट करके इनकी रीडिंग देना चाहता हूँ, और जो कुछ भी रीडिंग हो वो सही जाए, अपना ब्लेसिंग आप बनाए रखना करके। तो इससे होगा क्या, डिवाइन ना उस पर्सन और मेरे जो एनर्जी है दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगी, या मेरी कार्ड्स को कनेक्ट कर देगी। तो जब भी मैं उनके लिए कार्ड्स निकालूंगा ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, जब भी मैं कार्ड्स निकालूंगा उनका मुझे पूरा पास्ट दिख जाएगा, पूरा मुझे प्रेजेंट दिख जाएगा। तो अभी राहुल जी, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एज को लेकर के होगा। ज़्यादातर इस एज में बच्चे कॉलेज क्रॉस करते हैं, उनका जो टाइम होता है वो मस्ती का होता है, वो मतलब अपनी अलग ही लाइफ जी रहे होते हैं। टैरोज में और न्यूमरोलॉजी तो दूर दूर तक वो बच्चे नहीं सोचते, बट अब 22 साल की उम्र में टैरो कोच बन चुके हो और काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा भी रहे हो, तो इतनी जल्दी जो है इस फील्ड में आने के पीछे क्या कारण है? अभी जो मैं आपको आंसर दूंगा ना, सब लोग इस बात को सुनकर हिल जाएंगे, और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट जरूर से करें इस बात पे कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। हमारे इंडिया में ना एक स्कैम चलता है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, एक्सलब बैक के नाम पे। आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम पे ना, अक्सर ऐसे बाबाएं आती है, 4 घंटे में आपके प्यार आपके कदमों में होगी। जी जी। जैसे होते हैं ना मछली को अगर जल से आप निकाल दो तो वो तड़पने लग जाती है, वैसा आपके पार्टनर आपके लिए तड़पेगी।
तो हुआ ये था ना, जब मैं लगभग 19 ईयर्स का था, मेरे एक फ्रेंड थे, नाम उनका नहीं बोलूँगा, वो देख रहे होंगे वीडियो। तो वो ना अपने पार्टनर को लेकर इन्हीं सब चक्करों में पड़ गए थे। ओके। और उन्होंने मुझसे पूछा, मैं बोला यार गारंटी उन्होंने लिख रखा है, मैं भी हो सकता है, उतना ज्ञान तो था नहीं। उसने क्या करा, अपने पार्टनर के लिए बहुत से ऐसे बाबाओं को कांटेक्ट कर लिया। अब जिनके पास जा रहा है वो उनको बोल रहा है अरे इसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है। वो तीसरे बंदे ने ब्लैक मैजिक कराया है। तो सुन के हमें भी लगा कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं है, सब लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं। तो हमने क्या करा, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए पेमेंट कर दी, मेरे फ्रेंड और मैंने मिल गया। अब ये बोलते कि आपका काम कल तक हो जाएगा, हमने अपना काम कर दिया, आ जाएगी पर्सन, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जब उनको दोबारा कॉल करोगे वो आपको बोलेंगे कि बेटा ये काम तुमने कर दिया था, आपका फिर से दूसरा पूजन कराना है। कभी इसमें शनिदेव ओरा डाल रहे हैं, सॉरी इसमें कभी शनिदेव प्रॉब्लम कर रहे हैं, कभी राहु की यहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही है, कभी मून की आ रही है, ऐसा बोल कर आपको बोलेंगे कि आप फिर से एक पूजा कराओ। और ये स्कैम इनका चलता जाता है। तो मेरे फ्रेंड के साथ में भी ये स्कैम हुआ कम से कम 3 से 4 बार। तो हमने एक्सप्लोर करा कि इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे फ्रॉड है। ओके। तो उस टाइम पे जो मेरा माइंडसेट था क्या, लाइक मैं करूँगा चीज़ें, अगर इतना स्कैम हो रहा है इंडिया में, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना इसकी नाम एक तरीके से बदनाम हो रही है। अगर आज मैं आपको गलत टैरो का रीडिंग दूंगा, आप नेक्स्ट टाइम आओगे नहीं। तो मेरा था कि इस फील्ड को ना रिप्रेजेंट करूँ अलग वे में, इसीलिए मैं अपने सारे काम की मनी बैक गारंटी देता हूँ। ओके। और ऐसा नहीं कि मैं स्पेल नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ। और मेरे जो रिजल्ट होते हैं 10 में से 8 लोग अच्छे रिजल्ट देकर जाते हैं कि उनका जो काम था एक्सलैब का जो भी था मैं कर दिया हूँ। और ये कोई फेक रिव्यू नहीं है, मेरे वीडियोस के नीचे अक्सर लोग रिव्यू दे देंगे जिनका मैंने काम किया है। आज हम करेंगे इस पे ट्राई और लाइव करेंगे आपके सामने ही, हम रैंडमली कुछ भी पूछेंगे टैरो से, बट वो थोड़ा सा बात, तब तक आप लोग हमसे बने रहें। तो राहुल जी मैं ये जानना चाहूंगी, अभी आपने बोला स्पेल रीडिंग जी, तो ये थोड़ा बहुत हमें स्पेल रीडिंग के बारे में बताइए। स्पेल रीडिंग नहीं होता, स्पेल कास्टिंग होता है। जैसे हम कैंडल्स वगैरह जला के कैंडल मैजिक हम करते हैं। तो मेरे जो फ्रेंड थे ना, उसने भी देखा कि वो ना एक पर्सन से कैंडल मैजिक कराया था। तो मैंने उस पर बहुत हंसा था कि भाई तू पागल हो गया है क्या, कोई ऐसा कैंडल जला देगा, गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा देगा, तेरा पार्टनर तुझे कांटेक्ट कर लेगा। क्या ऐसा होता है कि एक कैंडल से हम किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल होता है, मैं करता हूँ और रिजल्ट आते भी है। इनफैक्ट आप कैंडल मैजिक से लव पा सकते हैं, मनी पा सकते हैं, अपना हेल्थ आप ठीक कर सकते हो। बहुत से मेरे पास ऐसे केस आते हैं ब्लैक मैजिक के, मैं ब्लैक मैजिक भी रिमूवल करता हूँ कैंडल के जरिए, और रिजल्ट आना ही है। कोई मुझे ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने पैसे लिया और आपने जो काम किया वो हुआ नहीं है। जिनका ब्लैक मैजिक का करूँगा गारंटी के साथ में, नहीं होता पैसे ले जाओ। अच्छा मैं राहुल जी एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, मान लो आपके पास एक क्लाइंट आया, मतलब लड़की लगा लो, लड़की आई है, ठीक है, वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रही है, ठीक है, आपने उसके लिए जो भी है कास्टिंग की या फिर टैरो किया, जो भी किया, आपके पास मान लो कि 5 दिन बाद एक लड़की और आती है, आप वो भी अपने पार्टनर के लिए करती है, बट आपको पता है कि क्या पता उन दोनों का पार्टनर एक ही हो, तो आप किसके लिए काम करोगे, पहली वाली के लिए या दूसरी वाली के लिए? अच्छा सवाल किया है। जब भी मैं स्पेल करता हूँ ना, उससे पहले मैं टैरो कार्ड का यूज करता हूँ सारी चीजें चेक करने के लिए कि जो इनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंट का या काफी लंबा टाइम हो गया है। जैसे कि इनका साल भर रहता है, मैं चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर ना हुआ मैं उनको मना कर देता हूँ कि नहीं भैया नहीं होगा, मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। तो उससे पहले ना हर एक चीज़ हम उनसे डिटेल्स लेते हैं कि लाइक पार्टनर का नाम क्या, टैरो कार्ड से भी हम चेक करते हैं इसके लिए फीलिंग्स है या नहीं। मैं अपने कर्मों को सबसे पहले रखता हूँ, कुछ मुझे गलत नहीं करना है। तो जो ये एक्स लव वाला जो ये बात है ना, मैं उन्हीं लोगों का करके देता हूँ जिनका आगे चल के होने वाला रहता है, क्योंकि टैरो हमें बताता है कि आगे चल के आप लोगों का रियूनियन हो जाएगा। तो जो ये स्पेल होती है ना, उससे मेनली मैं टाइम को कम कर देता हूँ। तो चीज़ें आपको 10 दिन बाद मिलने वाली थी, वो आपको 6 दिन बाद मिल रही है। तो स्पेल हमें वैसे हेल्प करता है। ठीक है जी। तो ये कई बार मेरे माइंड में आता है कि जैसे हम बोल देते हैं कि प्रेडिक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक है कराते हैं, पर हमें नहीं पता होता ना कि क्या पता जिसके लिए मैं करा रही हूँ, मतलब एनीथिंग जो भी लड़की करा रही है या फिर कोई लड़का ही करा रहा हो, हमें आजकल के बच्चों का देखने को भी मिलता है कि एक लड़की 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड्स होते हैं उनके, वो फिर सबके लिए कास्टिंग कराएगी कि ये वाला मेरा ब्रेकअप वापस ये मतलब ये वाला मेरे को वापस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, या ये वाला वापस मिल जाएगा नहीं नहीं मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहले हम दोनों का चेक करते हैं डिटेल्स कि लाइक दोनों पर्सन के साइड से प्यार है भी या नहीं। बहुत बारी क्या होता है ना, मेरा एक केस था, एक बंदा आया मेरे पास, मुझे बोल रहा है कि सर इस पर्सन को ना आप अट्रैक्ट कर दो।
जब मैंने चेक करी, मैंने देखा इसके मन में तो लस्ट है, मैंने उनको तुरंत मना कर दिया और नहीं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। और उस पर्सन का ही मैंने चेक किया, कोई फीलिंग नहीं थी। और इसके मन में भी ऐसे चीज़ें कि लाइक जस्ट यूज एंड थ्रो वाली आज के डेट पे वो होती है। तो ऐसे लोगों को ना जानने के लिए हमें टैरो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्यार कम है, वासना, मतलब जी। आप टैरो कार्ड से ही देख सकते हो कि जी, जिस भी लड़का या लड़की को अट्रैक्ट करवाने की बात कर रहे हैं तो ये वासना के प्रति करा रहा है या वाकई में ही प्यार है, जी, टैरो तो हमें ये पता चल जाता है। जी, हमें टैरो बिल्कुल हेल्प करता है कि जो बंदा अट्रैक्ट करवाना चाहता है उसके मन में एक्चुअल में है क्या। वो शादी करना चाहता है, यूज एंड थ्रो, या क्या है उसके मन में। ओके। बहुत बार होता है ना, रिवेंज के लिए भी लोग आते हैं मेरे पास कि सर इस पर्सन को वापस ला दो, मुझे ना रिवेंज लेना है। जैसे मैं इसके लिए तरफ रही हूँ, ये बंदा भी मेरे लिए तरफ है, तो उनको भी मना कर देता हूँ। मुझे है कि मैं अपने कर्मों को खराब ना करूँ, कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे कल को चल के मुझे पनिशमेंट दिया जाए। इस चीज़ को प्योर वे में, और जिनको एक्चुअल नीड है उनकी इससे मैं हेल्प करता हूँ। ओके। तो अभी राहुल जी मैं ये और जानना चाहूँगी कि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं तो जो ज़्यादातर मतलब क्लासेस जो होती हैं, क्या इनके लिए हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस लेना ज़रूरी होता है या हम ऑनलाइन जूम वगैरह पे भी ये क्लासेस टैरोस की लेकर के अच्छे से सीख सकते हैं? देखिए, मेरी जो क्लासेस होती है ना, ऑफलाइन तो भी बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। और मेरे जो क्लास होते हैं वो एकदम टाइम फिक्स नहीं होती है कि लाइक 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। मेरा जो क्लास है फुल्ली फ्रेंडली है। सब लोग मेरे साथ अच्छे से घुल मिल के रहते हैं, मुझे वो अच्छे से बातचीत करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, और मैं उनको ना अच्छे से गाइड करता हूँ कि एक्चुअली आप सीखोगे कैसे। जैसे आप मान लो कि किसी को ना पेट में दर्द हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न हो सकता है। किसी को गैस हो सकती है, किसी को खाने की कमी हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है। तो मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट आता है सीखने के लिए, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ उसको सीखना क्या है, किस पर्पस के लिए सीखना है। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं आफ्टर ब्रेकअप, पूरा डिप्रेशन में। और जब भी कोई बंदा ऐसा सीखने आए ना, उनको ऐसा हम नहीं सिखा सकते हैं कि भैया आप तो खुद उस एनर्जी में नहीं, आप कैसे दूसरों की रीडिंग करोगे। और जो टैरो का रीडर होते हैं ना, ऐसा ब्रिज की तरह काम करते हैं। वो यूनिवर्स से मैसेज लेके सामने वाले को ट्रांसफर करते हैं वो। तो उनको मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं उनको हील करता हूँ, उनके हीलिंग के लिए उनको रेमेडीज देता हूँ, या जो डे टू डे लाइफ में वो लोग कर सके वैसा कुछ उनको प्रोवाइड करता हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि हाँ अब उनकी थोड़ी बहुत ठीक हो रही है चीज़ें, तब उनको बोलता हूँ क्लासेस कंटिन्यू करो। ओके। और बहुत बारी ऐसा भी हो जाता है ना, जब मेरे क्लासेस चलती है उसमें आके ही लोग हील हो जाते हैं। एनर्जी जो एक्सचेंजिंग है, ऑरा जिसको हम बोलते हैं। अच्छा राहुल जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि कई बार हमने देखा है, चाहे इंस्टा रील लगा लीजिए या सोशल मीडिया कहीं पे भी लगा लीजिए, अब ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ 2 हफ्ते में सीखें, 10 दिन में हम आपको परफेक्ट कर देंगे। तो कितना ड्यूरेशन में आप एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो और आपकी ड्यूरेशन कितनी है कोर्स की? मैं जिसको सिखाऊंगा ना, वो 1 दिन के अंदर सीख के रीडिंग भी करने लग जाएगा। ओके। और उसकी जो रीडिंग होगी ना 99% एक्यूरेट जाएगी, कोई उसको गलत साबित नहीं कर सकता है। जैसे मेरा जो कोर्स होते हैं ना, उसमें मनी बैक गारंटी तो देता हूँ, और जब भी वहाँ पे मैं सिखाता हूँ 7 to 8 डेज में रेडी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। शॉर्टकट्स उनको प्रोवाइड करता हूँ, कैसे रीड करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे किसी के मन की बात जानना है, कैसे फीलिंग्स जानना है, इंटेंशन जानना है, एवरीथिंग उनको 7 to 8 डेज में आ जाता है। लेकिन जो मेरी क्लासेस चलती है ना, लगभग वो 21 डेज तक रहती है। और इस दौरान मैं जिनको ट्रेन करता हूँ वो एक इस लेवल का टैरो का रीडर बन जाते हैं, उनको कोई बोल ही नहीं सकता कि रिसेंटली उन्होंने फिनिश किया है। ओके जी। तो राहुल जी, जो आप ये कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, मींस मतलब 1 मंथ में अच्छा टैरो कार्ड रीडर कोई भी स्टूडेंट बन सकता है और उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक भी होगी, और ये मनी बैक गारंटी के साथ आप प्रोवाइड कराते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को सीखना है वो आपसे जुड़ सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगी राहुल जी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि काला जादू हम हटा सकते हैं, इससे ब्लैक मैजिक दूर किया जा सकता है, रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, हम काफ़ी चीज़ें इससे कवर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पूछना चाहूँगी कि कभी कोई ऐसा केस आया हो जिससे आपने काला जादू को हटाया हो, या फिर किसी आत्मा से आपने बात की हो? बोला जाता है जैसे कि आप स्पेल कोच मतलब स्पेल कास्टिंग करते हैं, जब हम बोलते हैं कि आसपास की नेगेटिविटी को दूर करते हैं तो जो इवल्स होते हैं उनको दूर किया जाता है। तो ऐसा कोई केस आपके सामने आया और आपने कैसे टैकल किया उसको? देखिए, ऐसा मुझे याद, एक लड़की थी, वो ना मुसलमान थी, तो उन्होंने मुझसे 3 स्पेल्स बुक किए थे एक्स लव बैक के लिए।
तो उनका ना मैंने 1-2 स्पेल किया और उसमें ना थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके। वो लाइक मुझे बोल रहे कि सर मैं तो आई ही नहीं, आप स्पेल कैसे कर दी हो? हम्म, जबकि मैंने उनको प्रॉपर बताया था, उनको मैंने मीटिंग के लिंक भी शेयर किए थे, आप आ जाओ करके। हम्म, तो उन्होंने ना मुझे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया हम्म, कि लाइक आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं था, 2 स्पेल हो गया, अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया। जबकि मैं बोलता हूँ कंप्लीट स्पेल होने के बाद ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। हम्म, तो जब उनका 3rd स्पेल था, वो ना मुझे बोल रहे कि सर आज आप ऐसा कुछ करो ना, पार्टनर आ जाए। अब मेरा भी था कि पर्सन ने मुझे ऑलरेडी ब्लेम कर दिया है, तो मैंने क्या करा, मास्टर मर्लिन एक है, उनका नाम बहुत फेमस है, वाइट मैजिक में सबसे बेस्ट होते हैं वो। मैंने उनको इन्वोक करा, 5 एलिमेंट्स को इन्वोक करा, माँ कामाख्या देवी को प्रे करा, और जब मैंने उनका स्पेल किया, पार्टनर तो आया ही, पार्टनर के ऊपर एक आत्मा थी, ओके। वो भी आ गई और इस पे अटैक कर दी। ओके। मैं स्पेल करके लगभग रात के 2 बजे सो गया था। उसके बाद मुझे कॉल पे कॉल करी जा रही है, मैं सोया हुआ था। जब इसे सुबह बात हुई तब उसने मुझे बताया कि सर ऐसे करके एक आत्मा थी, वो मेरे चेस्ट पे चढ़ के बैठ गई थी और लाइक कि तुम कैसे छीनोगे मेरे पार्टनर को करके। और ये एकदम डरी हुई, इसकी आवाज़ नहीं निकल रही कॉल पे भी। तो मैंने इसको बोला कि आप डरो मत, आप ये सारी चीज़ें को करो। और मुझे भी थोड़ा डर था क्योंकि फर्स्ट टाइम थी ये, और मेरा भी ऐसे पहली बार आत्मा से किसी का हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई करो। उन्होंने वो अप्लाई किया, उसके बाद उनको वो आत्मा तंग नहीं करी। और मैंने उनको स्ट्रिक्टली गाइड कर दिया कि इस पर्सन के ऊपर आप स्पेल वगैरह मत करवाओ। ओके। ऐसे स्पेल के बाद उनकी बातचीत होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मैंने बोला शादी को लेकर आप मत सोचो फिलहाल, आगे आप देख लो। कि मतलब जिस पार्टनर को के लिए वो स्पेल करा रही थी, उसके ऊपर किसी की हाँ जी। उसके ऊपर ही कोई आत्मा जी, एक्चुअली था क्या ना, जिस पर्सन को लेकर वो स्पेल करा रही थी, उसके ऊपर उनका ना एक्स पार्टनर था, किसी कारण से उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट वगैरह में, तो वो उनके ऊपर था। ओके। और इनका प्यार ऐसा था कि लाइक मैं तुमको अलग नहीं करूंगी करके। तो वो ना उसको प्रोटेक्ट कर रही थी कि मेरे बंदे को कोई उससे छीन ना ले, उस टाइप की चीजें यहाँ पर थी। ओके। ओके। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम टैरो कार्ड रीडिंग पे आते हैं। जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, मान लो कि मैं आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग करने आई हूँ, फर्स्ट डे आपने टैरो कार्ड कर दिया, रीडिंग कर दी, प्रेडिक्शन भी हो गया, और कल मैं दोबारा आती हूँ, तो मेरा मतलब सेम क्वेश्चन ही मेरा रोज रोज रहेगा, तो क्या प्रेडिक्शन वही सेम रहेगी या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या उसका रिजल्ट अलग अलग निकल के आता है? देखिए, जैसे कि होता क्या है ना कि आप मल्टीपल टैरो कार्ड रीडर के पास जाओगे तो अक्सर आपने देखा होगा रीडिंग्स ना अलग अलग आ रही है। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, आप उनके पास जाओ, सबके सब आपको सेम ही रीडिंग देंगे। ओके। जो आपको ये बताएंगे, सेकंड वाला भी आपको वही आंसर देंगे। अगर मैंने एक क्वेश्चन आपके 10 स्टूडेंट से किया तो सबका आंसर सेम रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हमें ना अक्सर देखने को यही मिलता है कि जब भी हम प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं, चाहे हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, ज्योतिष शास्त्र के पास, या फिर हम टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं, तो कई बार होता है ना कि मन में उलझने होती हैं कि अरे ठीक बताया कि नहीं बताया, चलो एक से और चेक करते हैं। और डॉक्टर वाला काम कि चलो एक डॉक्टर से और पूछे, किसी ने कैंसर बता दिया, अरे 2 साल से और पूछ लो, क्या पता गलत ना हो। चारों पांचों ही अलग अलग प्रेडिक्शन देते हैं। तो यहाँ पे मेरे एक अगला क्वेश्चन भी आपके साथ छिपा हुआ है कि हम कैसे पहचाने कि ये बेस्ट टैरो कार्ड रीडर हमारे लिए। तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी के पास रीडिंग कराने जा रहे हो कि बंदा मेरे से प्यार करता है या नहीं, तो अगर कोई अच्छा वो टैरो का रीडर होगा ना, वो सारी चीजें आपको बताएगा कि आप लोगों के बीच चल क्या रही है, फाइट तो नहीं हुई है, कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है। वो आपको सारी चीजें अगर बताए तो आप समझ जाओ कि एक बेस्ट टैरो का रीडर है और आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है। जो टैरो का रीडर आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर सब कुछ बताते हैं, वो मेरे नज़र में एक बेस्ट टैरो का रीडर होते हैं। और जो लोग फेक होते हैं ना, वो कुछ भी बोल देंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनको कोई मतलब नहीं है लोगों से, और आजकल का जो यूथ है ना, इसी चक्कर में पागल हो रखा है। मैं अक्सर गाइड करता हूँ कि नहीं भैया, गलत है ये, तुम किसी इंसान के पीछे इतना भाग रहे हो, दिन रात सो नहीं रहे हो टाइम से, नुकसान किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है। कल को जाकर तुम पछताओगे कि यार मैंने क्या करा अपने टाइम पे, जहाँ पे मुझे कुछ अचीव करना था, उस टाइम पे मैं किसी पर्सन के पीछे भागता रहा। तो लोग ना इसके पीछे पछताते रहते हैं। और यहाँ पे टैरो का रीडर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। और उनका क्या है, जैसे आप मेरे पास आ रहे हो, मेरा क्या है, मैं आपको कुछ भी कार्ड्स निकल कर बोल दूंगा कि हाँ ऐसा वैसा है, जिंदगी आपकी है। आप फिर जाओगे किसी और के पास पूछने, वो भी आपको कुछ और बोल देंगे। तो आज के डेट पे ना, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो बहुत से लोग कार्ड्स लेकर ये स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको कार्ड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप जब भी किसी से रीडिंग ले रहे हो तो एटलीस्ट पास्ट प्रेजेंट ये सब आप पहले चेक करवा लीजिए। ओके। उसके बाद ही आप उनसे आगे की रीडिंग लीजिए।
ठीक है। जी। क्योंकि कई बार ये होता है कि चार्जेस भी बहुत ज़्यादा ले लिए जाते हैं। अब प्रिडिक्शन कराने वाला तो उम्मीद लेके आता है, वो चार्जेस अलग-अलग जगह हैवी चार्जेस भी पे करके आते हैं, बट रिजल्ट हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मेरा इसमें होता क्या है ना, जब भी मैं किसी की रीडिंग करता हूँ, मेरे इसमें भी मनी बैक गारंटी रहता है। तो या आफ्टर सेशन आप अपना पैसा रिटर्न ले सकते हो अगर आप रीडिंग से सेटिस्फाई नहीं हो तो। ओके। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 4 लाख प्लस क्लाइंट को डील कर लिया। आज तक मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी को पैसे रिटर्न कर रहा हूँ। ओके। सबने बोला कि आपने जो बताया वो एकदम परफेक्ट है, ऐसी चीज़ है। इनफैक्ट ना मैंने एक ब्लैक मैजिक का चेक किया था रिसेंटली यहाँ पे आने से पहले, तो मैंने उनको बताया था कि आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक है। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा और टाइम लूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लोग ब्लैक मैजिक के नाम पर भी फ्रॉड करते हैं। आज के डेट पे ऐसा हो रखा है। तो जब मैंने उनका ब्लैक मैजिक चेक करा, मैंने उनको प्रॉपर नाम भी बताया कि इस पर्सन के मतलब नाम ने, या आपके घर में ऐसा एक पर्सन है जिसका नाम इस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग लेटर ये है, इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। उन्होंने मुझे बोला कि यस यही पर्सन है, मुझे इस पर डाउट भी था। तो टैरो ना इतना एक्यूरेट होता है अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो। और ब्लैक मैजिक होने के बाद क्या क्या उनको नुकसानें हुई, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि लाइक आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, आपके पीठ में दर्द रहता है, कहीं जाते हो सारा काम आपका बिगड़ता है, बच्चे घर में बेवजह रोते रहते हैं, आपको हमेशा बुखार चढ़ता रहता है। सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, वो एग्री किया। इनफैक्ट ना मैंने उनको बोला भी कि आपका जो घर है ना उसमें आपको ऑरा क्लिनजिंग की नीड है, मेनली आपके उस घर पर भी किया जा रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मुझे बोला भी कि ये पर्सन जब भी मेरे घर पे आते हैं मेरे घर का कुछ ना कुछ बिगड़ता ही बिगड़ता है। कभी लाइट्स चली जाती है, लाइट्स बनाने वाले घर पे नहीं आते, कभी पैसे को लेकर मुझे लॉस होता है, और उनको डाउट था भी कि जेलसी के कारण ये बंदा मेरे पे करते हैं करके। तो जो हमारी टैरो कार्ड होती है इसके प्रिडिक्शंस की कुछ लिमिट्स भी होती है या फिर मतलब कोई विदाउट लिमिट हम इसको यूज करते हैं? देखिए हर चीज की लिमिट होती है, वैसे टैरो कार्ड्स की भी लिमिट होती है। आप इससे ना डेथ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। ओके। और गैम्बलिंग वगैरह आप इससे नहीं कर सकते हो, अगर आप चाहोगे ना फिर भी नहीं होगा। ओके। बहुत से लोग अक्सर ट्राई करते हैं डेथ प्रिडिक्शन करना या गैम्बलिंग, आजकल वो ड्रीम 11 बड़ा चल रहा है, अक्सर लोग ना उस पर भी टीम बनाते हैं। मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर उस पर टीम बना ले क्या, मैं बोलता हूँ नहीं, अगर ट्राई भी करोगे ना वो आंसर गलत ही आएगा। यंगस्टर बच्चे जो हैं वो गेमिंग को लेकर के बना लेते हैं, मैच गेमिंग जो होती है उसमें भी प्रिडिक्शन के लिए होती है कि सट्टा लगा देते हैं, सट्टेबाजी में भी करते हैं। तो ऐसा कोई केस आपने देखा हो जो सट्टे के लिए स्पेशली आया हो? सट्टे के लिए मेरे पास एक बंदा आया था, उसने मुझे बोला कि सर ड्रीम 11 पे मुझे टीम बनानी है, तो आप ना मुझे टीम बना के दो। और आपके ना मैंने रिव्यूज बहुत देखे और बहुत टाइम से आपसे मैं रीडिंग भी लेता आ रहा हूँ लाइव में। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ, आप किसी और को कांटेक्ट कर लो। और अगर मैं उसके लिए टीम बनाता भी ना, ऑटोमेटिकली वो गलत हो जाती है, क्योंकि टैरो एक डिविनेशन टूल है, डिवाइन का टूल है। अब देखने वाले तो देख रहे हैं ना उसका इस्तेमाल हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर आप गलत करोगे वहाँ पे वर्क नहीं करेगी। ओके। अभी रिसेंटली आरसीबी मैच जीती थी, मेरे एक स्टूडेंट ने उसका प्रेडिक्शन किया था इवनिंग को ही, और उसने ओपन चैलेंज किया कि आज के मेरे प्रेडिक्शन को गलत कोई साबित नहीं कर सकता है। मैंने उनको बोला आज देखना आरसीबी जीतेगी, और हुआ वही। तो जब हम इसको ऐसे फन के लिए कर सकते हैं ना, उस टाइम पे आंसर सही आएगी। बट जिस टाइम पे आपका रहेगा कि नहीं मैं इसको जुए की तरह यूज कर लूं, वहां पे आंसर ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगी। ओके जी। जैसे हमने अभी लिमिट्स की बात की कि आपने बोला कि हम डेथ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, उसकी लिमिट होती है। तो दूसरा गेमिंग के बारे में हमने क्या जेंडर के बारे में जानना भी इसमें है, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है ना फीमेल्स ज्यादातर प्रिडिक्शन कराती हैं कि बेटी होगी या बेटा होगा, तो इसकी प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं? नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। होता क्या है ना, जो फीमेल्स है उनको अक्सर एक्साइटेड तक जानना है कि उनके पेट में बच्चा है, मतलब सॉरी लड़का है या लड़की है करके। अब होता क्या है ना, बहुत से फैमिली ऐसे होते हैं जो फीमेल्स को एक्सेप्ट नहीं करते जी, एज अ फीमेल, उनको चाइल्ड नहीं चाहिए, तो उनको यहीं पे मार देते हैं। तो मेरा जो लिमिट रहता है ना, मैं इसमें भी लगाता हूँ कि नहीं आपको नहीं करना है ये, क्योंकि आप एक रीडिंग तो दे दोगे, आपका काम एक रीडिंग देना था, बट उस रीडिंग से किसी की जान की यहाँ पर हत्या हो सकती है। तो मैं उसको भी बिल्कुल बैन करता हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने ज्योतिष शास्त्र में देखा है कि लोग कुंडलियां लेके जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे क्या योग है, पुत्र रतन का योग है या पुत्री रतन का योग है, और उनको बताया भी जाता है कि आपका पुत्र रतन का योग है या पुत्री है। तो यही चीज मैं अपने टैरो कार्ड में भी देखना चाहूंगी। तो इसमें मतलब कहने का मतलब ये कि जेंडर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं हम, ये लिमिट है हमारी। मैं इस फील्ड की ना आपको एक रियलिटी बताता हूँ। सारे लोग ना चांसेस देते हैं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं रहा। मैं आपको बोलूंगा कल ना आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है,
मैंने आपको गाइड कर दिया, कल आप घर से बाहर ही मत निकलो, एक्सीडेंट तो नहीं होगी ना, ऐसे हम चीज़ों को टाल सकते हैं। ओके। और रही बात लड़का होगा या लड़की होगा, आप भगवान से बढ़कर नहीं हो चुके हो। तो जितने लोग ये प्रेडिक्शन देते हैं ना, बहुत लोगों की प्रेडिक्शन गलत भी जाती है, ऐसा तुक्के के तौर पे ये काम कर रहा है कि लाइक हम ये बोल सकते हैं। और अक्सर होता है ना, आपने नोटिस किया होगा, जितने भी ऐसे नंबर्स हो गए, 3 नंबर हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, हम अक्सर इन्हें बोलते हैं फीमेल्स होने के चांसेस है। तो जस्ट ये एक ह्यूमन नेचर हम बोल सकते हैं, बाकी ऐसा आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है। ओके। तो अभी राहुल जी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली आपने बोला कि 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, तो ये मूलांक जो होते हैं हमारे 1 से 9 नंबर वाले, तो इनके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं, 1 से लेकर 9 नंबर, ताकि आज के पॉडकास्ट में हमारे हम अगर 1-2 को कवर करेंगे तो बाकी रह जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि 2-2 बातें आप 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के सब लोगों के लिए बताएं। तो जो आपका नंबर 1 होता है ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपने देखा होगा जब भी वो कहीं पे आते हैं ना, या आपने देखा होगा रेंडमली किसी ने यहाँ पे एंटर कर दिया, अब उसकी एनर्जी से ना ऐसा में फील हुआ कि उससे में बात करना है, तो वो नंबर 1 होते हैं। नंबर 1 सन का हो गया। इनमें ना आपको और एक गंदी क्वालिटी भी नजर आती है, जब गुस्से में होते हैं ना, किसी को नहीं पहचानते। गुस्सा इनका इतना, किसी को घर पे घुस के मार दे, और प्यार इतना, किसी के लिए जान भी ये दे सकते हैं। तो ऐसे लोग ना, इनका BN या DN नंबर 1 पाया जाता है। मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 आपका मून का हो गया। आपने अधिकतर ऐसे लोग देखे होंगे, बेवजह वो रोते रहते हैं, उनको ना घबराहट फील होती है। ऐसे लोगों का BN या DN नंबर 2 पाया जाता है। बेफालतू को चीजों को लेकर 24 आवर सोचते रहना, हमेशा ना दूसरों पे डिपेंड रहना, खुद से कुछ नहीं कर पाना। इनका कि कहीं पे जाना, मैं किसी से पूछ लूँ या किसी को साथ में लेकर चलो, अकेले ये लोग नहीं कर पाते हैं। ऑलमोस्ट कैसे पाया गया, जब आपका नंबर 2 नेगेटिव हो जाता है, ऐसे लोगों के अंदर ना पास्ट की ट्रॉमा रहती है, जो इनके साथ में हो चुका है उसको लेकर प्रेजेंट मोमेंट को लोग कंपेयर करते रहते हैं कि लाइक पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी भी कोई ऐसा ना कर दे। इनके अंदर इनसिक्योरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, हर चीज़ को लेकर डरते रहेंगे, और ये गलती खुद करेंगे, रोएंगे भी खुद ही। ऐसे लोग नंबर 2 होते हैं। बात करते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 हमारा जुपिटर होता है, बहुत नॉलेजेबल है। अपने ऐसे लोग देखे होंगे जो फ्री के ज्ञान देते हैं, जहाँ पे उनको बोलना भी नहीं है, वहां पर ही बोलते रहते हैं। मैं नंबर 3 में आती हूँ भाई। मैं फ्री का ज्ञान बांट रही हूँ। तो ये ना पाया जाता है कि ऐसे लोग ना अक्सर खुद का ज्ञान देने में लगे रहते हैं, जहाँ इनको मौका मिले तुरंत बोल दे कि भाई तुम ना यहाँ पे ऐसे करो, या तुमको वैसे करना चाहिए। तो नंबर 3 वाले बहुत ज्ञानी होते हैं, और इनका रहता है कि हमेशा मैं अपने ज्ञान को बांटता रहूं। इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, इनको अक्सर सुनने में मिलता है, भाई थोड़ा कम बोलो ना, या मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी है तो मत बोलो करके, क्योंकि बहुत लोग ना इरिटेट हो जाता है इनसे। और इनके अंदर नॉलेज काफ़ी अच्छा, अक्सर लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाइए तो उनका जो नॉलेज है ना, वहीं पे फंसे हुए रह जाते हैं। वो उनका वो यूज़ करना नहीं जानते, कैसे यूज़ करना, कैसे क्या। और जब कम बोलेंगे वो, या समझ जिनको हेल्प की नीड होगी ना, उनकी भी ये लोग हेल्प नहीं करेंगे। अरे छोड़ना, इसने पहले हेल्प नहीं करा था, नहीं करूँगा। और जब वो पॉजिटिव में रहा, ये सोचेंगे ही नहीं कि सामने वाले ने कुछ गलत किया भी था या नहीं। इनको है कि नहीं, किसी को हेल्प की नीड है, जाकर तुरंत उनकी हम हेल्प कर देते हैं। बात करते हैं नंबर 4 की ओर, राहु। इनका है कि हमेशा मैं कंट्रोल करूँ। जैसे एक रिश्ता है जहाँ पर जो पार्टनर है ना, वो 4 नंबर का है, उसका रहेगा पूरा रिश्ता मैं चलाऊं, जैसे बोलूं मेरी पार्टनर वैसे ही करे। सुबह इतना बजे उठे, ये करे, इंस्टा पे ये करे, इसको फॉलो ना करे, ये सारी चीजें करे, अपने फोन का वॉलपेपर ऐसा रखे, DP ऐसा रखे, इस टाइम पे वहां जाए, इस टाइम पे वो करे। ऐसे वाले नंबर 4 के होते हैं। और ये लोग ना हमेशा फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हैं। इनमें थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है, जब ये नेगेटिव हो जाए, फ्यूचर की बजाय पास्ट को लेकर सोचेंगे ये। तो इनको ना बैलेंस करना होता है। और राहु वाले ना मास्टरमाइंड होते हैं, इनको अच्छे से पता होता है कहाँ पे मुझे कैसे क्या करना है। और अगर नेगेटिव हो जाए तो उनको ना कैश फ्लो में भी दिक्कत आती है। पैसे आ तो रहे बट जा कहाँ रहे पता नहीं चलता। ये हमारे राहु के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नंबर 5। नंबर 5 हमारे मर्क्यूरी होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेस्ट होता है, इनको अच्छे से पता है कहाँ पे मुझे कैसे बात करना है। जैसे बोलते हैं ना, जीभ हमारे दांतों के बीच में रहते, कटती नहीं है। हाँ। वो हमारे नंबर 5 वाले होते हैं। उनको अच्छे से पता होता है कि मुझे ना किसी के साथ में बेर नहीं करना है, दुश्मनी नहीं करना है। वो सबके साथ में मिलजुल के चलते हैं, जो जैसा उसके साथ में वैसा। ये हमारे नंबर 5 वाले होते हैं। अगर नंबर 5 किसी का नेगेटिव हो जाए, जैसे आपने देखा होगा अधिकतर लोगों का नंबर 5 नेगेटिव पाया जाता है,
तो ऐसे लोगों में ना बातचीत करने की आपको दिक्कतें नजर आएगी। जो इनके अंदर चीजें हैं उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर की बात अंदर ही दबा लेंगे। साथ ही साथ इनका जो लाइफ है, चाहे वो रिश्ता हो, इनका मनी वाइज हो, करियर कुछ भी इनका हो, हर चीज में इनको डिसबैलेंस नजर आता है। जब ये पॉजिटिव में रहेगा हर चीज में ये लोग बैलेंस बना लेते हैं। और नंबर 5 की ना और एक क्वालिटी है, ये लोग ना जल्दबाजी बहुत जल्दी करते हैं। ये ट्राई करते हैं कि एक साथ में ना मल्टीपल में काम कर लो, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें काफ़ी जल्दबाजी करेंगे ये, जिसके कारण इनके काम भी बिगड़ते हैं। आपने सुना होगा अक्सर लोग बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का, तो ये लोग उसको करते हैं। बात करते हैं हम नंबर 6 हमारे वीनस के बारे में। बहुत अच्छे पर्सन होते हैं ये लोग, प्यार के मामलों में 1 नंबर की तरह जान दे सकते हैं। हमेशा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे अपनी फैमिली के लिए। नंबर 6 वाले ना ऐसे पाए जाते हैं जो खुद को अलावा या खुद को छोड़कर अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखेंगे। लाइक घर में मैं ये लेकर जाऊँ, वैसा करूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए मैं ये कर दूँ। ऐसे लोग नंबर 6 वाले होते हैं। इनका रहता है कि हमेशा मैं लव मैरिज ही करूँ, इनके दिल भी टूटते हैं। और नंबर 6 वाले के मल्टीपल अफेयर होने के भी चांसेस होते हैं जब ये नेगेटिव में हो जाए। नंबर 6 को ना फिजिकल डिजायर्स भी ज्यादा होता है। तो कभी कभी उनका ऐसा होता है ना कि सामने वाला रिस्पेक्ट ना करे, अरे तुम यार कैसे इंसान हो, कैसे ये हो करके। लेकिन ये लोग ना जितने आपके लिए अच्छे होते हैं उतना कोई और नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को सजना सवरना काफी पसंद होता है। मान लीजिए किसी का एक पार्टनर नंबर 6 वाले फीमेल हो गए, वो आपके ना ड्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, कैसे आपको ड्रेस पहनना है, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, फेस पे आपको क्या लगाना, आपके हेयर स्टाइल कैसे होने चाहिए, A to Z सब वो लोग देखेंगे। ये नंबर 6 के क्वालिटी हो गए। नेगेटिव में जाएंगे, फिजिकल डिजायर्स काफी ज्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण इनके अफेयर भी होते हैं। और नंबर 6 ना माँ लक्ष्मी का भी होता है। तो नंबर 6 वाले पार्टनर ना बहुत अच्छे होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेरे नज़र में, जिनके आने से आपकी लाइफ ना चेंज हो सकती है। बहुत बारी खाली भी होती है जेब, और बहुत बारी चेंज भी होती है। सडनली आपको पैसे आना स्टार्ट हो गए, या जो आपकी बिजनेस थी उसमें आपको ग्रोथ नजर आ रही है। बात करते हैं नंबर 7 की ओर। नंबर 7 के तो हर चीज में अच्छा बुरा दोनों देखता है वो। इसका काम है रिसर्च करना। अब यहाँ पे बात कर लो, मैं बात कर रहा हूँ टैरो के बारे में। जितने नंबर 7 वाले इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आप टैरो को ना रिसर्च करेंगे, है क्या ये, कैसे इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में ना और उनको डिटेल चाहिए। तो नंबर 7 वाले अक्सर वो डिटेलिंग करते हैं। इनके साथ में होता क्या है, क्योंकि नंबर 7 दिमाग की थोड़ी कमी है, रिसर्च तो करते हैं प्रैक्टिकल वे में, लेकिन दिमाग की थोड़ी कमी होती है, जिसके कारण गलत फील्ड में ये लोग टाइम बर्बाद भी कर देते हैं। इनको पता ही नहीं कहाँ पे मुझे क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। और नंबर 7 वाले का ना रूटीन भी नहीं बन पाता है कि लाइक मुझे रेगुलर क्या करना है, कैसे करना है, उनमें इनको दिक्कतें आती है। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। हमारा सैटर्न का काम क्या, कहीं पर भी गलत होता हुआ वो नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए रास्ते में 2 लोग लड़ रहे हैं, अब नंबर 8 वहां से गुजर रहा है, वो तुरंत बोल देगा अरे भैया लड़ाई बंद करो ना। वो चाहता है कि हर एक चीज में बैलेंस रहे, और जहां पे उसको स्टैंड लेना हो तुरंत वो ले लेगा। सोचेगा नहीं कि मेरे आगे पीछे क्या है या मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, वो तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उनका है किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, पूरी दुनिया को वो लोग जस्टिस देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा होती है, हेल्थ वगैरह में हो गया, मनी को लेकर हो गया, मेहनत बहुत ज्यादा करना, लेकिन सफलता इनको कम मिलती है। और जब इनको मिलती है तो उनको इतना मिलती है ना, तो संभाल नहीं पाते हैं। बात करते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 हमारे मार्स का होता है। 9 नंबर वाले जो पर्सन होते हैं ना, अगर वो नेगेटिव में हो जाए, एक्सट्रीम गुस्सा, किसी का मर्डर कर देगा। अगर किसी ने उसको कुछ बोल दिया हो, उसका गुस्सा उस पर सवार हो गया कि तुमने बोला कैसे मेरे को, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब ये लोग प्यार में आते हैं एकदम हम्बल हो जाते हैं कि सामने वाले के लिए हर एक चीज कर देना। जैसे एक फादर होते हैं ना अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए, वैसे नंबर 9 भी होता है। इनके अंदर ना इंसानियत काफी अच्छी होती है। हर इंसान को देखेंगे, रास्ते में कोई डॉग भूखा है उनको कुछ खाने के लिए दे देना, हमेशा दूसरों को लेकर सोचते हैं नंबर 9 वाले। इनमें यही नेगेटिव पॉइंट है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आउट ऑफ कंट्रोल वाला होता है। अगर किसी में ऐसा है तो आप लोग उसको बैलेंस करने के लिए हनुमान चालीसा या माँ काली जी की पूजा कर सकते हो। नंबर 9 इससे हमारा बैलेंस हो जाता है। अच्छा, मतलब कहीं पे मैंने सुना था कि जो मूलांक 1 है और जो मूलांक 8 है उनको कभी शादी नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा मिथ है ये। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मूलांक मेरा 1 है। ऐसे 1 और 8 को ना एंटी माना जाता है
हाँ वही ना, जी। मैंने मतलब सुना है काफी जगह कि कभी भी मूलांक 1 को और 8 को कभी शादी नहीं करनी चाहिए, तो इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, बोलने वाले ने बस बोल दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखता हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा जो बीएन है, मूलांक है, वो हमारा 1 है। अगर मैं अपने नाम को देखूँ राहुल, वो भी 8 पे आ जाता है, 1 और 8 एनीमे। अगर मैं अपने कंप्लीट नेम को देखता हूँ, अगेन वो भी 8 पे आ जाएगा। और आप यकीन नहीं करोगे, जितने भी लोग हैं सब मुझे बोलते हैं नाम को चेंज करो, आप न्यूमरोलॉजी जानते हो, कोच हो, आप नाम को चेंज करो। मैं उनको बोलता हूँ जितना मुझे सर्टेन बेनिफिट देता है उतना मुझे कोई प्लैनेट नहीं देता है। वो एनिमी होकर भी मुझे बेनिफिट देता है। और मेरे जितने भी काम होते हैं मैं मोस्टली उसको सैटरडे के दिन ही करता हूँ। तो जो आपके नंबर्स होते हैं उसको आप फ्रेंडली भी कर सकते हो उनकी रेमेडीज करते हुए। जरूरी नहीं है कि लिख दिया गया 1 और 8 एनिमी है तो वो एनिमी ही रहेगा। मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ और 8 नंबर ने मुझे सक्सेस दिया है। अब एक रेमेडी आप मूलांक 1 और 8 वालों की जिनकी शादी हो रखी है और उनके माइंड में मिथ है कि नहीं हमारे मूलांक एंटिक थे बट हमारी शादी होगी, अब तो भाई हमारा माइंड में हो गया। देखिए हर रिश्ते में आर्गुमेंट होती है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि सर्वगुण संपन्न हो जाए जहाँ पे फाइट ना हो। आर्गुमेंट है तो प्यार है, समझो। हम आर्गुमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दिखता है कि सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया जो हमें पसंद नहीं था। आपको प्यार है तभी तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं थी ना। तो आर्गुमेंट हर रिश्ते में होता है। बाकी एक मीथ है कि 1 और 8 ऐसे एंटी होते हैं। आप ना अच्छे से रहो, एक दूसरे को अच्छे से आप ट्रीट करो, ये आपके लिए बेस्ट एक रेमेडी हो सकती है। प्यार से भरा इस दुनिया में कोई और रेमेडी नहीं है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। और बस एक मीथ है, अक्सर होता क्या है ना, जब हमारे माइंड में कुछ डाल दिया जाता है तो वो ना चलती रहती है और हमारी लाइफ को बर्बाद करने में लग जाती है। तो 1 और 8 वाला, अगर कोई वीडियो देख रहे हो 1 और 8 वाले, तो आप लोग रेमेडी कर सकते हो और साथ हम लोग जितना हो सके प्यार से रहो। मेरे नज़र में 1 और 8 बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। एक को एक कि आपके अंदर फिजिकल एनर्जी काफ़ी आता है किसी वर्क को करने के लिए, और एक का है कि वो एकदम डटे रहेगा चीज़ों को लेकर कि हमें कुछ छोड़ना नहीं, आधा काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो जब भी कोई कपल ऐसा पाया जाता है 1 और 8 वाले, जब ये लोग मिलके काम करते हैं ना, हर काम में इनको सक्सेस मिलती है। बस इनको अलग अलग नहीं होना है। बहुत बार इनके थॉट यहाँ पे मिसमैच हो सकते हैं, बट दोनों का जो सोचने का नजरिया है अब उसको सेम करो। अगर आप ये कर लेते हो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रख सकता। तो अब राहुल जी मैं चाहूंगी कि कोई बेस्ट 3 रेमेडीज जी आपकी, तो कोई भी उठा लेते हैं हम। जैसे कि पहली रेमेडी, आप ऐसी कोई रेमेडी हमें बताएं जो राहु, केतु और शनि जी तीनों पे काम करे। देखिए राहु के लिए एक रेमेडी दूंगा, थोड़ा सा फनी है वो। राहु के लिए आप क्या करो ना, अपने जो वॉशरूम है उनको आप क्लीन रखो। अगर किसी ने उसको गंदा कर दिया खुद से जाकर उसको क्लीन करो। और बाकी जितने भी रेमेडीज है आप ट्राई करो, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ वॉशरूम वगैरह को क्लीन करना है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। मैंने अपनी लाइफ में करी है। जब मैं अपना लोसोग्रेड बनाया था तो मैंने देखा 4 नंबर है ही नहीं, मुझे उसकी रेमेडी करनी है। तो जब मैंने उसकी रेमेडी करी ना, जो मेरे कैश फ्लो में दिक्कत थी, पैसे कहाँ जा रहे पता ही नहीं चल रहा था, उसको मैंने बैलेंस करा और मैं खुद अपने वॉशरूम को क्लीन करता रहा। आज के डेट पे मैं क्लीन ही रखता हूँ। नंबर 4 के लिए वन ऑफ द बेस्ट ये रेमेडी रहेगी। नंबर 7 हमारे केतु हो गए। केतु के लिए आप शनिदेव की पूजा कर सकते हो, महादेव जी की भी पूजा कर सकते हो। मंडे के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दो, ये आपकी रेमेडी हो गई। और मेरा मानना है ना, रेमेडी से अच्छा आप उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करो। आज के डेट पे क्या है ना, आप कहीं भी जाओगे आपको रेमेडी दी जाएगी। जैसे मैंने बात करी पेट में दर्द के बारे में, अलग अलग वो चीज़ों को लेकर हो सकता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो डिटेलिंग में देखते ही नहीं है कि प्लैनेट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या दे रहे हैं। 7 नंबर से आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, समझो मेरी बात को। डिटेलिंग करने में आ रही है, स्टडी करने में आ रही है, क्या आपको आ रही है, या आप डिस्टेंस नहीं ले पा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है ना, नंबर 7 जब नेगेटिव हो जाए तो जो इंसान है ना वो इतना पागल, इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको ना कुछ भी समझ नहीं आता है। उसको चाहिए कि कोई मुझे गाइड करे, हर टाइम पे मुझे बताए कि भाई तुमको यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था। नंबर 7 जब भी आपको नेगेटिव में मिले, इनके रिश्तों में आपको प्रॉब्लम नजर आएगा, इनके रिश्ते बार बार टूटेंगे, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। और नंबर 7 वाले ना आफ्टर ब्रेकअप ही स्पिरिचुअलिटी में आके आते हैं, ऑलमोस्ट का ये रहेगा। और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो हमेशा आपको एक गुरु की नीड होती है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप ना शिव जी की रेमेडी कीजिए। जो आपको ये दिक्कतें आ रही है गुरु की या किसी पर्सन पे जब डिपेंड हो, आपका ये कम हो जाएगा। अपने नेक्स्ट आई थिंक 9 नंबर के बारे में बात की थी। नंबर 9 हमारा मार्स हो गया। मार्स के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, या जो आपके ब्लड है ना
आप उसको वो डोनेट कर सकते हो। कहीं जिनको नीड हो जाके आप कर दो, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। ओके। जी। तो अभी हमारे पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट, जिसकी मैं काफ़ी देर से इंतज़ार में जी। थी कि कब हमारी क्वेश्चनिंग ख़त्म हो और हम अपने बेस्ट पार्ट पे आएँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हम टैरो कार्ड से अब लाइव कुछ देखेंगे। जी। मैं रैंडमली इन्हें कोई भी रैंडमली 2 डेट ऑफ बर्थ बताऊँगी, वो किसी की भी हो जो हमारी जनता देख रही है, जिसकी भी वो डेट ऑफ बर्थ हो, तो उनके बारे में कुछ 4 अच्छे और बुरे पॉइंट्स बताएँगे और देखते हैं वो किन के लिए इनकी प्रेडिक्शन कितनी फिट होती है। जी। ठीक है, तो चलिए अपने बेस्ट पार्ट पे चलते हैं। जो राहुल जी हैं, कार्ड के थ्रू मैं इनसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी और ये मेरा टैरो कार्ड से आज कुछ प्रेडिक्शन करेंगे, देखते हैं कितना होता है। तो मैं यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पूछूंगी, जी। ठीक है? तो 2 क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर दीजिएगा। अब सवाल मुझे मेरा पहला क्वेश्चन कि इन फ्यूचरली हमारा जो ये चैनल है, जो मेरा शो है, जो हमारा चैनल है, वो कितना ग्रो कर पाएगा और इसकी लिमिटेशंस कहाँ तक जाएंगी। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि हमारा ये शो है, इसके व्यूज़ कहाँ तक जा सकते हैं और कितने टाइम तक। आप मुझे टाइम भी बताएं। दोनों मेरे चैनल को लेकर के ही हैं भाई, ये आप लोग, क्योंकि ये मैंने इसलिए पूछा है, आप लोग जजमेंट देते रहेंगे, देखते रहना बार बार। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ क्या आपके लिए गाइडेंस है। मीन्स दैट मेरा पॉडकास्ट फ्यूचर हाँ जी, कैसा रहेगा, बेसिकली वही है। देखिए, आपका जो पॉडकास्ट रहेगा आने वाले टाइम पे अच्छा रहेगा। ग्रोथ तो है लेकिन स्लो यहाँ पे ग्रोथ है। और यहाँ पर ना पास्ट में अपने कुछ तो मिस्टेक करी है अपने इस पॉडकास्ट, इस चैनल को लेकर, जहाँ से आप खुद को ना देखकर सुधार रहे हो कि लाइक मैंने गलती रिपीट करी थी, मुझे ऐसा नहीं करना है। और आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आया ना, पार्टनरशिप करो, जितना हो पाए आप टीम वर्क करो। अगर आप टीम वर्क करोगे, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अप एंड डाउन्स भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं भी हो सकता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, आपको लगा कि चैनल ना आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे ग्रोथ जो एकदम से रुक चुकी है। बट मुझे अभी नज़र आ रहा है ग्रोथ तो है। और पहले आपका था ना कि एकदम फ्लो में मैंने स्टार्ट कर दिया, जैसे बोलते हैं ना बच्चा कुछ सोच रहा है स्टार्ट कर दिया, वैसे आपने स्टार्ट करी थी इसको। बट अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना थोड़ा प्रैक्टिकल हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आपने अप एंड डाउन्स देख लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को आप सोच रहे हो। आने वाले टाइम पे यहाँ पे ग्रोथ होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगी, आपको यहाँ पे पैशंस बना के रखना है। जी। तो क्या मैं टाइम का प्रेडिक्शन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल, आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 हाँ जी। 6 महीने के लिए मुझे भाई शांत रहना है। 6 महीने के बाद बात करेंगे, राहुल जी को फिर से बुलाया जाएगा। जी जरूर। आपके सेकंड सवाल क्या थे? कि हमारा ये जो शो है वो कितने व्यूज पे जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ अच्छा जाएगा या नहीं। जी। जाने वाला ही है, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे सही जाएंगे। 4K यहाँ तो व्यूज तो ऑलमोस्ट आने चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा ही आएंगे मेरे हिसाब से, इतना आ जाना चाहिए। जी ठीक। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जाएगा ये पॉडकास्ट। यहाँ तक मुझे लगता है मेरे कार्ड्स यहाँ तक मुझे आंसर दे रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके चैनल का हाईएस्ट भी चला जाए। चांसेस तो मुझे वैसा ही दिख रहा है कि ग्रोथ एक है, बट वो कहाँ तक जा रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन इतना डाउन ये नहीं जाएगा। जी ठीक है भाई। तो मैंने 2 क्वेश्चन किए यहाँ पे सर से, और ये क्वेश्चन मैंने पूछने को मैं और कुछ भी पूछ सकती थी, बट ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए की क्योंकि इनका लाइव आंसर आपको खुद ही मिलता रहेगा। आप चेक करते रहना कि कितने व्यूज़ गए हैं कि, और दूसरा हमारा चैनल आफ्टर 6 मंथ कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये है। अभी मैं इनसे 2 चीज़ों का और प्रेडिक्शन कराने वाली हूँ, जो कि इनकी न्यूमरोलॉजी का लाइव एक तरीके से टेस्ट लगा लो, जो भी। मैं रैंडमली इनको 2 डेट ऑफ बर्थ दूंगी और हम उनके बारे में जानेंगे, 4 अच्छी बातें और 4 बुरी बातें। तो मेरी पहली डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1988। तो अगर हम बात करें इस डेट ऑफ बर्थ वाले पर्सन का, जिनका भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जरूर से मुझे आप कमेंट कर लीजिएगा। इनके रिश्ते में ना अक्सर आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। इनका रिश्ते में आपको अप एंड डाउन्स तो दिखेगा ही भैया। जैसे बोलते हैं ना, सामने वाले से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेना कि लाइक तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे समझो, लेकिन जो इनके पार्टनर होंगे ना वो इनको अच्छे से समझेंगे नहीं, और इस कारण इनका बहुत सारे रिश्ते भी टूट सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करो ना, ओवर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कर सकते हैं। बेवजह की चीज़ों को लेकर सोचते रहना, फालतू की चीज़ों को सोचते रहना। इनको बुरे बुरे यहाँ पे ड्रीम्स भी आ सकते हैं जिनको लेकर सोचते रहना। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, ये ना नॉलेजेबल भी है। हमेशा सामने वाला अगर सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट भी कर दे, फॉर एग्जांपल ये कोई मेरा पार्टनर है जिसको अगर मैं कभी डांट भी रहा हूँ बहुत गंदे तरीके से, फिर भी ये मेरे पास आ जाएगी
कि लाइक तुम मुझे बताओ, या तुमको किसी चीज़ की नीड है तुम मुझे बताओ। तो आपने जिनका डेट ऑफ बर्थ दिया ना, वो एक ऐसे पर्सन के बारे में बता रहा है जिनके पास नॉलेज तो है लेकिन उसको वो यूज़ करना नहीं जान रहे। और ये हमेशा ट्राई करेंगे कि जो मेरा रिश्ता है वो टूटे ना, मैं उस पर्सन को खो ना दूँ। खोने का डर हमेशा बना रहेगा। इनको बेबी कंसीव करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़ा यहाँ पे डिलेज हो सकते हैं और प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। ठीक है जी। तो इनके लिए कोई एक रेमेडी ताकि इनका हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रहे? इनके लिए जो रेमेडी रहेगी, आप ना शिव जी को जल चढ़ाइए। आपका यहाँ पे मून यहाँ पे नेगेटिव हो रखा है, आप शिव जी को जल चढ़ाओ। और ये आप सिल्वर का आपने अक्सर सुना होगा, इसको हटाया तो मैं कोई और आपको दे देता हूँ। दूसरी जो रेमेडी इनके लिए रहेगी ना, फुल मून के दिन अपना एटलीस्ट 20-30 मिनट बैठो मून की लाइट में, आप मेडिटेट करो। पानी का तो आपको हर कोई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेडिटेट करो और जितना हो पाए नेचर के साथ में आप टाइम स्पेंड करो। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी। ठीक है। और आप फ्यूचर को लेकर इतना मत सोचो। तो मेरी जो दूसरी डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 दिसंबर 1998। इसके बारे में आप बताएं। तो जिनका आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, अपने क्रिएटिविटी का यूज़ ये करना जानते हैं, कहाँ पे कैसे करना, अच्छी प्लानिंग भी कर लेते हैं, फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हैं, लेकिन इनके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। इनका जो नंबर 7 है वो यहाँ पे नेगेटिव हो रखा है, इनके रिश्ते टूटेंगे। और मे भी हो सकता है जब ये बच्चे रहे हो ना, आफ्टर ब्रेकअप ये डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करे हो। और जिनका आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, यहाँ तक मुझे लगता है, जैसे बोलते हैं ना बचपन में भगवान की पूजा करना बिना कुछ जाने हुए, इन्होंने वो भी करी है। और बाद में चल के ना इनका आया कि नहीं यार भगवान तो होते ही नहीं है, एक तरीके से ना डिवाइन पे डाउट करना, ऐसे लोग वो भी करते हैं। जिनका आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, इन्होंने अक्सर ये बात कही होगी डिवाइन से कि लाइक मेरा ये काम करके दिखाओ, फिर ट्रस्ट करूंगा मैं। ट्रस्ट भी करते हैं, कभी कभी डाउट भी कर जाते हैं ये पर्सन, अगर मेरा ये काम नहीं बनता है मैं भूल जाऊंगा कोई बंदा यहाँ पर है, कोई भगवान यहाँ पर है। तो ऐसे लोग ना खुद के ऊपर भी डाउट कर लेते हैं, गॉड के ऊपर भी डाउट करते हैं। इनको कोई ना कोई चाहिए जिनको हमेशा गाइड करता रहे। ऐसे लोग ना अपनी बातों को एक्सप्रेस करने से थोड़ा बहुत डरते हैं, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही लॉक करके रख लेते हैं। इनको बेबी कंसीविंग में दिक्कत ऐसे नहीं आनी चाहिए, डिपेंड करता है इनकी फिर भी पार्टनर पे। अगर पार्टनर का ऑल ओके, कोई इनको दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो अपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, मेन ये पर्सन स्पिरिचुअल है, दूसरे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में भी लाते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। आपको ऐसी करनी चाहिए, इस गॉड की आपको पूजा करना चाहिए, इस दिन आपको ऐसा करना चाहिए। इनके पास स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज है, लेकिन है ना सेल्फ डाउट करते हैं। जिस पर्सन का ये डेट ऑफ बर्थ था, आप उनको यहाँ पे ला दो, आप उनको कुछ भी पूछो कि लाइक ये चीज़ें कैसे होती है, वो आपको A to Z सब बताएंगे। कहीं सीखी नहीं है, इनको वो पास्ट लाइफ से आ रही है, इनको बाई बर्थ चीज़ें मिल रही है। इनको ना जो होने वाला होगा वो भी इनको फील हो जाएगा या उनको दिख जाएगा। बहुत बार इनको ड्रीम्स आएंगे, कहीं जाने वाले, वहाँ पे क्या होने वाला है, किससे मिलेंगे, ये ड्रीम के बाद भूल जाएंगे। जब वो नेक्स्ट डे वहाँ पर जा चुके, उस पर्सन से मिल चुके, तब इनको याद आएगा अरे ये चीज़ तो मैंने कर रखी है। इनके लिए कोई रेमेडी मान लोगों की जैसे मैंने बताया कि कोई भी रैंडम है ये, उनकी शादी हो गई हो और डिवोर्स हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए कोई रेमेडी ताकि जल्दी शादी हो? देखिए इनके लिए रेमेडी तो मैं ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता कि जो प्रॉब्लम इनके साथ आ रही है बाई बर्थ वो आ रही है, इनका रिश्ता यहाँ पे टूटेगा ही, जितना सामने वाले के लिए करेंगे। अच्छा इनके बारे में ना और एक चीज़ ये भी है, इनकी जो एनर्जी है ना उसमें खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोग कह मैं प्यार करता हूँ, बहुत बार अरे यार किसी और को लेकर वो हो जाना, अक्सर जो होते हैं ना लाइक कंपेयर कर लेना अपने पार्टनर से, उस टाइप की चीज़ें भी इनके अंदर होती है और इनका रिश्ता टूटना ही है। आने वाले टाइम में इनको कितनी बार प्यार हो सकता है? एक ही इंसान से होगा या अलग अलग इंसान? अलग अलग इंसान से हो सकता है। इनके अंदर ना एक एनर्जी होती है, अगर किसी पर्सन को लेकर बैठ गए तो बैठे रह जाएंगे, और अगर उन्होंने एक बार वहां से मूव ऑन कर लिया, पार्टनर ये इजीली चेंज कर सकते हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी है। जैसे बोलते हैं ना कोई अगर मर भी जाए फर्क ना पड़े, ये पर्सन थोड़े टाइप के वैसे ही है। ऐसा अगर दिखाएंगे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन जब ये पर्सन उस चीज पे कंट्रोल कर ले, इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई इनके सामने मर भी जाए। सेम रिश्ते का भी है, अगर जिस पर्सन को इन्होंने एक बार ठुकरा दिया, उसको फिर से ये नहीं अपनाएंगे। दिल में फीलिंग्स है बट अपनाएंगे नहीं है। ठीक है, तो मतलब भाई जो ये 2 डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन नाज सर ने की है और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस किस का ठीक है, किस किस का ठीक नहीं है। और किसी का कोई सवाल हो तो वो अपने कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। राहुल सर से जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट अगर
टैरो कार्ड रीडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर कोर्स के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, तो हम सर की आईडी और नंबर दोनों मेंशन कर देंगे आपको। आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ है अगर टैरो कार्ड रीडिंग में आप आगे जाना चाहते हैं तो आप अच्छे से जा सकते हैं। तो राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, और मैं चाहूँगी कि जाते-जाते आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हो अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, या फिर कुछ एक अच्छा मैसेज जो लोगों को आप देना चाहते हो? देखिए, मैसेज मैं आप लोगों को यही देना चाहूँगा, ऑलमोस्ट लोग ना कन्फ्यूज़ होते हैं पूजा पाठ को लेकर कि लाइक हमें इस पंडित ने ऐसा बोला, हमें उसने वैसा बोला, और मैं आपको बोलता हूँ अपना विधि ना खुद से बनाओ। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं जिस पूजा में विधि ही विधि हो वो कभी पूजा कहलाता ही नहीं है। तो जब भी आप पूजा कर रहे हो, पूजा क्या होता है, अपने मन के उससे हम पूजा करते हैं, तो अपने आप मन को साफ रखो, पूरा ध्यान अपने गॉड के ऊपर रखो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी चीज़ें ले आई, बहुत सारा विधि कर रहे हो, वो पूजा फिर भी काउंट पूजा में नहीं होता है। तो फर्स्ट ये जो बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरी आती रहती है कि सर पूजा कैसे करते हैं एक्चुअल में, तो पूजा अपने मन के हिसाब से आप करो, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप करो, लेकिन आप पूरा ध्यान को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। सेकेंड चीज़, अक्सर होता है कि आप लोग का अक्सर स्कैम्स होते रहते हैं, आपको पता नहीं है, कोई भी आपको आकर बोल दे कि हम आपका एक्स लव वापस ला देंगे, या अक्सर आप लोग जानते ही नहीं इस सारी फील्ड को, मैं इस फील्ड का हूँ, तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा किसी भी पर्सन से जो आपको बोल रहा हो 24 घंटे में आपका खोया हुआ प्यार वापस ला दे, और जब भी आप उनके पास जा रहे हो आपको रीज़न दे रहा है इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो वहाँ से आप तुरंत दूर हो जाओ। ऐसे लोग आगे चल के आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके ना अक्सर 2-3 लाख रुपए स्कैम हो चुके होते हैं, और मैंने ऐसे बहुत लोगों की हेल्प भी करी है क्योंकि उनके चांसेस रहते हैं। तब जहाँ पर भी ये करवाने जाओ, आप खुद पहले देखो कि प्रॉब्लम्स है क्या एक्चुअल में, क्या उसका सल्यूशन हो सकता है इतने कम टाइम पे, फिर आप किसी को कंसल्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। तो भाई जिन जिन लोगों को राहुल सर से कांटेक्ट करना है, हम इनका नंबर मेंशन कर देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।